I have a question and you'll forgive me for asking. Okay, बेटी? Yes. आपका संबंध एक धर्म से है. Yes. क्या कमजोरियां हैं उस धर्म में? Yes, sir. Sir, I believe. Be honest, be open with Yes, us. sir. The inadequacies that this religion has, with which I also have personal issues, is the lack of rights to women, or the inadequate rights being provided to the women, which has severely hampered their development. आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? Yes, sir. वो क्या देता है? Sir, with respect to civil laws, it prescribes that a single code of law should be applicable to all the communities. What will happen to women from your religion then? Sir, I think they will be better off if Thank you. UCC. I have a question and you'll forgive me for asking. Okay, बेटी? Yes. आपका संबंध एक धर्म से है. Yes. क्या कमजोरियां हैं उस धर्म में? Yes, sir. तो एक मॉक इंटरव्यू चल रहा है और जो ट्रेनर्स हैं वो बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट है वो सामने है और वो पैनल को फेस कर रही है और एक पैनलिस्ट ये कहता है कि फॉरगिव मी फॉर आस्किंग, पहले कह दिया, और आपका एक धर्म से संबंध है, यानी आपका ताल्लुक एक खास मजहब से है, क्या कमियां हैं उसमें? तो अगर सवाल ये होता तो अब आप देखें कि इंडिया की जो टॉप पोजीशंस हैं उन पर पहुंचने वाले नहीं, उनको सेलेक्ट करने वाले कितने चाहिए, उनको ट्रेन करने वाले कितने चाहिए. क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या उस धर्म में, क्या उस मजहब में कोई कमी है? नहीं, आपने पहले ये सपोज कर लिया कि कमी है, ये बताओ कि क्या है. अच्छा, और चूंकि पहले से एक नैरेटिव व्हाट्सएप के जरिए सेट किया हुआ है तो लड़की ने भी वही बोला. अब आप ये आगे सुनिए क्या कहता है. I believe. Be honest, be open with us. हाँ, बी ऑनेस्ट. Sir, क्या मतलब इसका? बी ऑनेस्ट एंड बी ओपन विद अस. क्या मतलब इसका? यानी अगर तुमने हमारे मुताबिक जवाब नहीं दिया तो वो जवाब डिसऑनेस्टी वाला होगा. हमारे मुताबिक अगर जवाब दिया और तुमने झूठ बोला मजहब के ताल्लुक से तो अब तुम ऑनेस्ट हो. ये इंटरव्यू का तरीका है और ये बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से एक बड़ी तादाद मुंतखब होकर आईएएस वगैरह आईपीएस बनती है. तो यहाँ पर सवाल ये कि ये किस तरह की जहालत आमेज इंटरव्यूअर्स हैं कि यानी जिनको ये नहीं पता कि इंटरव्यू करने का तरीका क्या है. एक जो इंटरव्यू करने वाला है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए और अपनी ओपिनियन नहीं थोपनी चाहिए. इसने अपनी ओपिनियन थोपी और इस तरीके से कि पहले कह दिया कि देखो ऑनेस्ट होना. अब आप आगे सुने. the inadequacies that this religion has, with which I also have personal issues, is the lack of rights to women, or the inadequate rights being provided to the women, which has. यानी कि वर्दा ने, क्या नाम है इसका, वर्दा खान कहती है कि मुझे भी जो जाती तौर पर इस मजहब से, इस्लाम से प्रॉब्लम है वो ये कि इसमें औरतों के इतने हुकूक नहीं है, बहुत कम हुकूक हैं. अच्छा, इन कम हुकूक से क्या हुआ? कहती है आगे, severely hampered their development. severely hampered their development, के इन कम हुकूक की वजह से औरतों की तरक्की बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, वो स्लो हो गई है. अच्छा, आगे आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? Yes, sir. वो क्या देता है? Sir, with respect to civil laws, it prescribes that a single code of law should be applicable to all the communities. What will happen to women from your religion then? आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? क्या देता है? तो कहती है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक कोड होगा, एक कानून होगा सबके लिए. तो इंटरव्यू करने वाला कहता है कि आपके मजहब की जो औरतें हैं उनको क्या होगा, उनको क्या मिलेगा? तो कहती है वर्दा, Sir, I think they will be better off if Thank you. UCC comes in. Thank you for being honest. कहती है कि मैं समझती हूँ कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो खवातीन, मुस्लिम खवातीन ज्यादा बेहतर होंगी, ज्यादा उनका जो स्टेटस है वो इंप्रूव होगा. तो अब इंटरव्यू करने वाला कहता है थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट. अब इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि आपने मेरी मर्जी का जवाब दिया है तो अब आप ऑनेस्ट है. अगर मेरी मर्जी के मुताबिक आप जवाब न देती तो आप डिसऑनेस्ट होती. तो जाहिर है कि एक स्टूडेंट को, अगर जिसने इतना टाइम लगाया है और यकीनन पैसा भी लगाया है, फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाता, तो वो ये खुद दबाव में भी होगी. अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इसकी वो वैल्यूज नहीं है जो ये अपनी जबान से अदा कर रही है, लेकिन कम से कम ये दबाव तो होगा ही कि यार मैंने अगर इन साहब के मुताबिक जवाब नहीं दिया तो शायद ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर दें, ये कहें कि भाई तुम्हारी तो इतनी तालीम नहीं हुई वगैरह वगैरह, तो या तालीम तो दोबारा हासिल करो, जो भी कुछ भी इल्जाम लगाया जा सकता है. तो उसने ये सोचा कि मैं इसी के मुताबिक जवाब दे दूं. अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कैसर भाई शायद चले गए, जरा अथर भाई आप उनको फौरी तौर पर मैसेज करें कि मैं बस 2 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं, तशरीफ लाएं. अच्छा, आगे देखें जो अहम चीज है वो क्या है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी उसने इस्तेमाल की है. जी, In fact, my personal opinion, uniform civil code is the wrong meaning. It's the Muslim Women's Emancipation Act. ये असल बात है जो इसने आखिर में कही है कि मेरी जाती राय ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक गलत नाम है, ये उन्वान ही गलत है. इसको कहना चाहिए मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन एक्ट. ये मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन क्या चीज है? इमेंसिपेशन का मतलब है आजादी, यानी मुसलमान औरतों को आजादी देने का कानून, ये नाम देना चाहिए इसको यूसीसी नाम नहीं देना चाहिए. देखिए, बात जब हम अपनी स्क्रीन पे करते हैं तो किसी खास पर्टिकुलर मुल्क के तराजू में नहीं करते हैं. हमारा जो काम होता है वो आइडियोलॉजिकल होता है. वो आइडियोलॉजी रशिया की भी हो सकती है, इंडिया की भी हो सकती है, पाकिस्तान की भी हो सकती है. लेकिन और यूसीसी खालिस एक समझ लें कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की चीज है जिसका ताल्लुक इंडिया से है. लेकिन यहाँ मसला आइडियोलॉजी का है. सबसे पहली बात तो ये है कि वर्दा खान ने, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुफ्तगू को वो सुनेंगी और कॉन्टेम्पलेट करेंगी अपनी हिमाकतों के ऊपर और रिविजिट करेंगी अपने दीन को, अगर वो मुसलमान है. वो ये कि अगर आप ये कहती हैं कि मुस्लिम औरत को मजहब ने उतने हुकूक नहीं दिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने चश्मा कौन सा लगाया हुआ है. मिसाल के तौर पर धूप निकली है और आपने बिल्कुल सियाह चश्मा लगाया हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हर तरफ एकदम छांव है, धूप का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आपने चश्मा काला लगाया है. और अगर आपने लेंस क्लियर लगाए हुए हैं तो जिस जो धूप का जो असर है वो आपकी आंखों पर भी पड़ेगा, तो चश्मे का फर्क पड़ जाता है. आपने अगर अपने चश्मे में पिंक किस्म के ग्लास लगाए हुए हैं तो हर तरफ आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया पिंक है, और अगर ब्लू लगाए हुए हैं तो लगेगा कि दुनिया ब्लू है. तो इट ऑल डिपेंड कि चश्मा कौन सा है. अगर आपने चश्मा लगाया हुआ है उस तहजीब और सिविलाइजेशन का और उस मुआशरे का कि जो वेस्ट ने आपको दिया है, ये चश्मा वेस्ट से आया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बनाया हुआ है, और उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कि जिसके सर पर समझ लें कि करोड़ों लोगों के खून का इल्जाम है, करोड़ों लोगों को गुलाम बनाने का इल्जाम है. कॉलोनियलिस्ट कौन थे? वही लोग तो थे ना कि जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सींचा और उसकी आबियाई की और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया. तो ये वो लोग हैं. उनका अगर आपने बनाया हुआ चश्मा लगाया हुआ है तो हो सकता है कि आपको इस्लाम में औरतों को हुकूक नजर ना आए, लेकिन अगर आप चश्मा क्लियर लगा लें तो आपको फिर ये नजर आएगा कि नहीं, वेस्ट ने
जो औरतों को हुकूक दिए हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उसने मर्दों के बराबर कर दिया है। आज भी अगर ऐसा होता तो वेस्ट के अंदर फेमिनिज्म की जो तहरीकें हैं वो न चलती। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूक का जो ताल्लुक है वो हमेशा पैराडाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप किस पैराडाइम की बात कर रहे हैं। मैंने एक मौके के ऊपर बताया था कि जब हम राइट्स की बात करते हैं तो हुकूक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो डिपेंड करते हैं पैराडाइम पर, और पैराडाइम जो बनता है वो तीन चीजों से बनता है। सबसे पहली चीज है एपिस्टेमोलॉजी, दूसरी चीज है मोरालिटी, और तीसरी चीज है ऑन्टोलॉजी। इसके ऊपर मैंने तफसील से किसी वीडियो में बात की है, फिलहाल मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मोरालिटी, अगर ये तीन चीजें एक पैराडाइम को बताती हैं। इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी, इस्लामिक ऑन्टोलॉजी और इस्लामिक मोरालिटी अलग है वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और मोरालिटी के मुकाबले में। तो आप अगर उस पैराडाइम की बुनियाद पर मुसलमानों के औरतों के क्या मर्दों के हुकूक भी देखेंगे तो आपको मर्दों के हुकूक भी कम लगेंगे। और अगर आप इस्लामी पैराडाइम के मुताबिक औरतों और मर्दों के हुकूक देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह नजर आ जाएगा कि जो भी इस्लाम ने तालीम दी है वो बिल्कुल फेयर और आदल की बुनियाद पर है। ये डिपेंड करता है कि पैराडाइम कौन सा, चश्मा कौन सा है। तो जो चश्मा अंधे लगाते हैं या वो कि जिनकी निगाह बहुत ज्यादा कमजोर होती है या उनका भी आंख की सर्जरी हुई है, उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है, बाहर से अंदर नजर नहीं आएगा, तो अगर आपने वो वाला चश्मा लगा रखा है तो गुड लक, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चश्मा उतारें या क्लियर लगा लें, ठीक है, आप में कोई कमजोरी है, क्लियर चश्मा लगाएं, तो फिर आपको हर सोसाइटी के अंदर जो कमियां हैं वो नजर आएंगी। तो पहली ये तो पैगाम वर्दा के लिए। अब ये जो इंटरव्यू करने वाले साहब है, आई डोंट नो हिम, इनका नाम क्या है, पहली मर्तबा इनकी वीडियो मेरे सामने आई है। इतना तय है कि इनको पता कुछ नहीं है, लेकिन ये इनकी किस्मत है कि ये एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर ये आईएएस वगैरह या यूपीएस के जो एग्जाम क्लियर करने वाले हैं उनको ट्रेन करते हैं। इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बोली है और वो टर्मिनोलॉजी है कि मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन एक्ट। ये जो यूसीसी है ये दरअसल मुसलमान औरतों को आजाद करने वाला कानून है। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। ये देखें, एक अखबार का स्क्रीनशॉट है ऑन योर स्क्रीन। यहां क्या लिखा हुआ है, ये इकोनॉमिक टाइम्स है और इसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड सेट टू एग्जाम ट्राइबल्स फ्रॉम यूसीसी। क्योंकि उत्तराखंड ने अपनी सूबे में यूसीसी को नाफिज कर दिया है, जहां तक कि मुझे खबर पहुंची है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वहां पर ये भी खबर है द इकोनॉमिक टाइम्स की कि उत्तराखंड ने इस सूबे ने ट्राइबल्स को, यानी जो वहां के कबायली मर्द और औरतें हैं, उनको यूसीसी से मुस्तस्ना कर दिया है, अलग कर दिया है, यूसीसी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अच्छा, और सिर्फ ये तो एक स्टेट की बात है, जिस दिन पूरे मुल्क में यूसीसी लागू होगा तो ट्राइबल्स को मुस्तस्ना कर दिया जाएगा, यानी उनको एग्जाम रखा जाएगा, यूसीसी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब यहाँ एक सवाल होता है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपके सामने एक और स्क्रीनशॉट रखने जा रहा हूं। ये देखें, आपके की स्क्रीन पर आ गया, जस्ट अ सेकंड। जी हाँ, इसमें लिखा है, ये द हिंदू का है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन ऑन द राइज स्टडी 50% ऑफ ट्राइबल वुमेन सब्जेक्ट टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। औरतों के खिलाफ जो मजालिम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक रिसर्च से पता चलता है 50% कबायली खवातीन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती हैं, जिनसी इस्तेसाल का। इसमें लिखा है कि यहां से आप देखें कि atrocities against tribal women are on the rise. As much as 50% of tribal women are subjected to sexual exploitation and 53% of unwed mothers are in 20 to 25 age group. 50% जो कबायली खवातीन हैं उनका जिनसी इस्तेसाल होता है, और 53% वो खवातीन हैं जो मां बन गई हैं और उनकी शादी नहीं हुई है और इनकी उम्र अभी 20 से 25 साल की उम्र में ये उस एज ग्रुप में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कबायली खवातीन हैं उनका तो इस्तेसाल हो रहा है। तो अगर आप यूसीसी को मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन एक्ट करार दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या उत्तराखंड की जो कबायली खवातीन हैं जो मेनली हिंदूज हैं, या इसी तरीके से इंडिया के दूसरे हिस्सों में जो कबायली औरतें रहती हैं जो मेनली हिंदू हैं, क्या उनको इमेंसिपेशन की जरूरत नहीं है? क्या उनको आजादी की जरूरत नहीं है? तो क्या आप जैसे लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप को इनलाइटन समझते हैं, इन औरतों की प्लाइट के लिए कुछ नहीं करेंगे?